स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक शुरू किया था उसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 9th क्लास CBSE में पढ़ रहे हैं अपन, सिविक्स के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। उसमें अपना लास्ट क्लास का टॉपिक था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा, जिसके अंदर अपन ने कुछ उसके जो एस्पेक्ट थे वो पढ़े कि 1946 के अंदर उसकी स्थापना हुई, चुनाव हुए, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ी इसके बारे में। आज अपन इसी का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक का, क्योंकि उसमें अपन ने पहला हिस्सा यहाँ तक का पढ़ा था, आज उससे आगे का पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। जो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था हमारे देश के संविधान को लोगों को स्वीकार करना, कि हमारे देश के लोगों ने इसको क्या किया, स्वीकार किया, वो ये था कि जो संविधान सभा थी जिसने हमारे संविधान की रूपरेखा तैयार की, उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो भारत के लोगों का ही क्या कर रही थी, प्रतिनिधित्व कर रही थी, यानी भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। देयर वॉज नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम। उस समय इस प्रकार का कोई भी प्रावधान या आप ऐसे कह सकते हो कि अधिकार नहीं था। कौन सा? सार्वभौम वयस्क मताधिकार वाला, यानी वोटिंग का राइट नहीं था। उस समय इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाला। इसका मतलब होता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, वोटिंग का राइट जिसको बोलते हैं अपन। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चोजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान सभा थी उस समय, जो हमारे देश के अंदर संविधान सभा बनाई गई, वो संविधान सभा का जो चुनाव जो था, ठीक है, वो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया। यानी संविधान सभा जो है उसका चयन प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा, यानी डायरेक्टली लोगों के द्वारा उसका क्या नहीं किया गया, चयन नहीं किया गया। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इट वॉज elected mainly by the members of the existing provincial legislature that were mentioned above। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चयन किसके द्वारा किया गया था? इसका जो चुनाव था, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो चुनाव था वो मुख्य रूप से, यानी मेनली जो है मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, ये जो पढ़े हैं, जैसे बलदेव सिंह, ये जो ब्रीफ स्केच दे रखा है, इन्होंने इनका क्या किया था, चयन किया था। किसका? किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, अब इसके बाद में दिस एंश्योर्ड ए फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। सही बात है कि भाई इस तरह से तो था नहीं, तो जितने भी हमारे देश के अंदर क्षेत्र हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, सभी क्षेत्रों से क्या किया गया था, मेंबर्स को इसके अंदर क्या किया गया था, शामिल किया ना। सभी क्षेत्रों के लोगों को इसका क्या बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था। नहीं, सभी क्षेत्रों का भौगोलिक हिस्सा था इसके अंदर। किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। बात समझ गए? क्या बताया मैंने कि इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। जैसे मैंने कहा कि सभी क्षेत्रों के लोगों को एज ए मेंबर इसका क्या बनाया गया, हिस्सा बनाया गया। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ज़्यादा प्रभुत्व था इस संविधान सभा के ऊपर। द पार्टी दैट लेड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, यही वो राजनीतिक दल था जिसने आज़ादी के दौरान लोगों का आज़ादी प्राप्त करने में क्या किया था, नेतृत्व किया था। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड ए वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन। लेकिन जो कांग्रेस थे, कांग्रेस के जो मेंबर थे, उन सभी की भी अपनी अलग अलग ओपिनियन थी ना, अलग अलग, उसमें अलग अलग गुट बने हुए थे, सबकी अलग अलग क्या थी, ओपिनियन थी, सोच थी, राय थी। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। वही आ गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऐसे भी सदस्य थे जो कांग्रेस की नीतियों से सहमत नहीं थे। यानी वो कांग्रेस से कई ऐसे मतलब कि प्रोविज़न रखे गए जो कांग्रेस के द्वारा, जिनके ऊपर वो सहमति उन्होंने नहीं दी। इन सोशल टर्म्स टू, अगर अपन सामाजिक रूप से भी देखें
द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर अलग अलग सदस्य थे, जैसे बता भी रहा है, जैसे जो सदस्य थे उनकी भाषाएं अलग अलग थी, जातियां अलग अलग थी, वर्ग अलग अलग थे, धर्म अलग अलग थे, उनका जो व्यवसाय था, पेशा था, वो भी क्या था, अलग अलग था। तो मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, ठीक है। इवन इफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आज जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कौन से तर्क के आधार पर, कौन से अधिकार के ऊपर चुना गया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। तो भी इसके जो मेंबर्स का जो कंपोजिशन है, जो अपन ने पढ़ा, लैंग्वेज अलग, धर्म अलग, आज भी मतलब वो भी उतना अलग नहीं होगा। अगर आगे चुना जाएगा भी या फिलहाल भी होगी तो ऐसा नहीं होगा कि भाई इतनी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब जैसा ऊपर मेंशन किया सेम वैसा ही मिलेगा। समझ में आ गई बात? क्या बताया मैंने कि अपन देख रहे हैं कि असेंबली के अंदर जो मेंबर है उनका जाति अलग है, वर्ग अलग है, धर्म अलग है, उनका पेशा अलग है। समझ में आ गई बात? और फिर अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर अपन सामाजिक रूप से अगर इस सभा की बात करें, वो अपन ने ऊपर बात कर लिया, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, अगर संविधान सभा का जो गठन है या संविधान सभा का निर्माण है किसके आधार पर होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होता है, यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका क्या होता है, गठन होता है। समझ में हुआ? तब भी इसका स्वरूप यानी तब भी इसका जो कंपोजिशन है, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ाई है जो कंपोजिशन, तब भी ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेंसिटिविटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है, अगर अंतिम बात की बात करें, जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, जिस तरीके से संविधान सभा ने क्या किया, काम किया, ठीक है, तो जिस तरह से उसने वह काम किया था वह संविधान की एक तरह की पवित्रता और वैधता है, ठीक है। नहीं, ये हमारे संविधान को क्या करता है, पवित्र और लीगल बनाता है। कहने का मतलब यह कि सब ने बहुत अच्छी तरह से काम किया, मिलजुल कर काम किया, ये बताया जा रहा है। तो क्या कह रहा है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया, ये हमारे संविधान की पवित्रता को या उसकी वैधता को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन ए सिस्टमेटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। सही बात है, जो संविधान सभा थी उसने, अब ये क्यों बता रहा है वैध और पवित्र क्यों माना जा रहा है, क्योंकि कह रहा है कि इसने जो भी काम किए वो एक सिस्टम के तहत किया, मतलब सिस्टम बनाकर काम किए गए, और उनको छुपा कर जो भी वर्क किया गया वो छुपा कर नहीं किया गया, मतलब खुले रूप से उस काम को किया गया। और जब भी कोई निर्णय लिया गया तो उसके ऊपर सबकी सहमति लेकर वो निर्णय लिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो संविधान सभा जो है उसने किस तरह से काम किया, जो संविधान सभा है वो उसका काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति से, मतलब सभी की सम्मति, जो भी काम किया जाता था उसको एक सिस्टम फॉलो किया जाता था, खुले रूप से, मैंने कहा छुपा कर नहीं किया जाता था, और सबकी सहमति से वो काम किया जाता था। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड। सबसे पहले कुछ जो प्रमुख सिद्धांत थे, जो आधारभूत सिद्धांत थे, उनको डिसाइड किया गया, उनके बारे में निर्णय लिया जाता था। फिर उनके ऊपर सहमति जताई जाती है ना, उनके ऊपर सहमति रखी जाती थी। समझ में आ गई बात? क्या बताया मैंने, सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत यानी कुछ जो आधारभूत जो सिद्धांत थे वो निश्चित किए गए। आधारभूत सिद्धांत निश्चित करने के बाद फिर क्या किया गया, उनके ऊपर सबकी सहमति, मैंने कहा ना सहमति बताई गई। देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। उसके बाद में एक ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? संविधान निर्मात्री सभा की क्या की गई? स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोल सकते हो ना। ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की गई किसकी अध्यक्षता में? भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। इसका काम क्या था? किसकी अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया? इस कमेटी का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। क्यों किया गया? क्यों किया गया? सीधी सी बात है, वही बात है, प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि एक संविधान का ऐसा प्रारूप बनाया जा सके, ड्राफ्ट बनाया जा सके, ताकि उसके ऊपर सभी के साथ विचार विमर्श करके और उसके ऊपर क्या किया जा सके? सहमति ली जा सके। ठीक है। उसके बाद में
सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रू डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राफ्ट बनाया गया संविधान का, ऐसी बात नहीं है उस तुरंत ही उसको मतलब कि लिख दिया गया, उसके ऊपर बहुत बार क्या किया गया, उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया, सलाह मशवरा किया गया। क्लाउज बाय क्लाउज, क्लाउज यानी क्या होता है, सीधी सी बात है, आपने पढ़ाई होगा क्लाउज इंग्लिश के अंदर, मुख्य रूप सी बात है, ठीक है। क्या हुआ क्लाउज का मतलब क्या हुआ, ठीक है। क्लाउज यानी एक जो हिस्सा है उसका, जो अपन ऐसे कह सकते हैं भाग है या पैराग्राफ मान लो आप, इस तरह से क्लाउज जो उसके ऊपर बार बार क्या किया गया, डिस्कशन किया गया, प्रत्येक मतलब प्रत्येक पक्ष के उसके ऊपर, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रत्येक पक्ष पर क्या किया गया, बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड, यानी ड्राफ्ट करने के बावजूद भी जो हमारा संविधान में था उसमें कह रहा है कि 2000 से भी ज़्यादा उसमें क्या किए गए, संशोधन सुझाए गए कि इसमें कम से कम इतने संशोधन तो होने चाहिए। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years, यानी ये जो ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने 114 दिन तक, है ना, फॉर 114 डेज 114 दिन क्या किया, इसके ऊपर बार बार बहस करी, और ये 114 दिन भी बता रहा है कि 3 साल लग गए ऐसा करते करते। एवरी डॉक्यूमेंट presented and every work spoken in the constituent assembly has been recorded and preserved। क्या कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो भी दस्तावेज बनाया गया या जो भी कहा गया, उन सभी को आज भी रिकॉर्ड करके क्या किया गया है, संरक्षित करके रखा गया है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, जिनको क्या कहा जाता है, संविधान सभा के अंदर जो भी संवाद हुआ या जो आपस में वाद विवाद हुआ, विचार विमर्श हुआ, तो उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जाना जाता है। व्हेन प्रिंटेड, जब इनको छापा गया, दीज डिबेट्स आर 12 बुल्की वॉल्यूम्स, तो इसकी कितनी किताबों में इसको छापा गया, 12 मोटी मोटी किताबें। दीज डिबेट्स प्रोवाइडेड द रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये जो डिबेट हैं, मतलब इनसे अपन पता कर सकते हैं कि जो भी प्रावधान बनाया गया किसमें, हमारे संविधान में, तो उसके पीछे मतलब क्या क्या डिबेट हुआ, क्या क्या उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ, क्या कारण था उसको, उस प्रोविज़न को हमारे संविधान में शामिल करने का, वो सारी की सारी चीज़ें हमें जो ये 12 किताबें जो है, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से है, उसमें अपने को पता चल सकता है वो डिबेट जो हो रहा था तो क्या विचार हुए थे, क्या कारण था कि ये प्रोविज़न हमारे संविधान में प्रावधान शामिल किए गए। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये डिबेट्स हैं और उनके पीछे जो कारण है, जब हम अपने संविधान के बारे में पता करना चाहते हैं कि भाई इनके संविधान में जो है प्रावधान, इनका वास्तविक अर्थ क्या है, तो इनके द्वारा हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका पता कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये था अपना इसका दूसरा पॉइंट, किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो दूसरा हिस्सा था वो ये था। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, और अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।